हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा फाइनेंशियल अकाउंट में हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का रीपोसेशन ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टॉपिक। इट मीन्स हायर परचेज सिस्टम के अंदर किस्तों के भुगतान में त्रुटि करने पर माल को वापस लेना। मतलब कहने का क्या है कि अगर हायर परचेजर किस्त का भुगतान करने में असमर्थ होता है या फिर वो जो ड्यू किस्तें होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, उनका पेमेंट नहीं करता है, तो हायर वेंडर को ये अधिकार होता है कि वो गुड्स को वापस ले लें। क्यों? क्योंकि हमारे जिस टाइम हायर परचेज सिस्टम के अंडर जो गुड्स परचेज की जाती है, तो उस टाइम एग्रीमेंट्स में बातें लिखी होती हैं कि अगर हायर वेंडर किस्तों का भुगतान नहीं करेगा तो हायर परचेजर अगर किस्तों का भुगतान नहीं करेगा तो हायर वेंडर को गुड्स को वापस लेने का अधिकार होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं हो जाता तो हायर वेंडर ही उस माल का स्वामी रहेगा। इट मीन स्वामित्व का हस्तांतरण हायर वेंडर से हायर परचेजर को तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक कि अंतिम किस्त का भुगतान न हो जाए। ठीक है, इसलिए यदि क्रेता किस्तों का भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता को यह अधिकार होगा कि वह बेची गई वस्तु को वापस ले। ठीक है, तो इसके लिए हमने देखना है कि दोनों की बुक्स में क्या एंट्रीज रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम एंट्री देखेंगे, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब आप लोग कौन हैं? हायर परचेजर हैं। अपने आप को ये मान के चलें कि आप लोग हायर परचेजर हैं और दूसरी पार्टी हायर वेंडर हैं। तो आप अपनी बुक में एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आज तक की डेट का कितना ब्याज ड्यू है। ठीक है, तो जिस वर्ष भी किस्त का भुगतान में त्रुटि की जाती है उस वर्ष के देय ब्याज की प्रविष्टि करेंगे सबसे पहले कि उस साल हमारा कितना इंटरेस्ट ड्यू है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि हमने वेंडर्स को इंटरेस्ट देना है। हम अपनी बुक में एंट्री कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप में परचेजर हैं, तो हमारे लिए खर्च होगा, तो ऑब्वियस सी बात है नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको देना है? हमने हायर वेंडर को देना है। ठीक है, तो हम वेंडर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा? अगली किस्त क्या होगी कि जब हम अगली एंट्री कि जब अब जो माल है, गुड्स है, उसको वापस कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स असेट्स को वापस किया जा रहा है। तो जब हम असेट्स परचेज करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं? असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इट मीन्स वेंडर से हमने परचेज की, अब हम असेट्स को वापस दे रहे हैं तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, समझ आई बात? इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा फिर कि असेट्स अकाउंट में करंट ईयर का जितना भी डेप्रिसिएशन है और उसके देखो कहता है संपत्ति खाते में चालू वर्ष का अवधि ह्रास लगाने के बाद तथा उपरोक्त प्रविष्टि की खतौनी करने के बाद जो भी शेष बचेगा। इट मीन्स कहने का क्या है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दी, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर दी और हमने असेट्स वापस कर रहे हैं हम। तो जो हमने हमारी जो असेट्स की एंट्री थी वापस करने की, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू असेट्स, और प्लस साथ में हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी, तो बाद में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? असेट्स। ठीक है, ये थी तीन एंट्री। कब? जब गुड्स वापस की जा रही हैं तो हायर परचेजर अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेगा, फिर गुड्स वापस करने की एंट्री और फिर थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। ठीक है, अब बात आएगी कि हायर वेंडर अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा। सबसे पहले तो वो एंट्री करेगा कि उसके पास गुड्स वापस आई है। तो उसके पास वापस आई है, किसके पास से आई है? हायर वेंडर के पास से, ना हायर परचेजर के पास से आई है। ठीक है, तो जिस टाइम उसने हायर परचेजर को गुड्स को सेल किया था तो उसने एंट्री की थी हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। ठीक है, अब गुड्स वापस आ रही है तो हायर सेल डेबिट नहीं करेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे?
मतलब हायर सेलर अपने पास एंट्री क्या करेगा, वेंडर अपने पास एंट्री क्या करेगा कि गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद माल वापस लेने के बाद उसमें फिर वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ सुधार करेगा ताकि गुड्स को दोबारा से आगे बेचा जा सके। तो एंट्री क्या हो जाएगी, उसी गुड्स को जो माल वापस आया था उसी के ऊपर हम कुछ खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी गुड्स रिटर्न के नेम से ही हम एंट्री करेंगे डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इट मीन्स क्योंकि हमारा पैसा खर्च हुआ इधर उसी गुड्स के ऊपर हुआ है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जो वेंडर है उस असेट्स को सेल करेगा फर्दर। ठीक है, किसी और को सेल कर देगा तो उसके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो अब वो एंट्री ये नहीं करेगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, दोबारा से सेल नहीं दिखाएगा। मतलब जब भी माल वापस आ जाता है तो उसको सेल या परचेज ना दिखा करके उसको क्या दिखाएगा, वो गुड्स रिटर्न के नेम से दिखाएगा कि ये माल वापस आया था, इस माल वापस आए हुए माल के ऊपर कितना खर्च हुआ, अब इस माल को हम कितने में बेच रहे हैं, तो मिस गुड्स रिटर्न के नेम से ही एंट्री रहेगी। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न। ठीक है, कि जो हमने हमारे पास माल वापस आया था वो अब हमने कितने में बेचा है। ठीक है, मान लीजिएगा माल वापस आया था 10,000 रुपये का और उसके ऊपर 3,000 रुपये और खर्च हो गए, तो 13,000 रुपये हो गए टोटल गुड्स रिटर्न के। तो अब वो माल हमने बेच दिया 15,000 रुपये में। ठीक है, तो पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये से कर देंगे हम टू गुड्स रिटर्न। तो फिर इससे क्या हुआ, वेंडर को हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपये का। तो प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वही प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कहाँ होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए क्या एंट्री हो जाएगी, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। समझ गए, अगर लॉस हो जाता है उसको तो उसको क्या करेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू गुड्स रिटर्न हो जाएगा। क्लियर, हाँ जी। अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2011 ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम बी लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से हायर परचेज सिस्टम पे गुड्स परचेज किया है। तो ए लिमिटेड हो गई परचेजर और बी लिमिटेड हो गई हायर वेंडर। ठीक है, द कैश प्राइस ऑफ द मशीन was 34,000। द पेमेंट was टू बी मेड 10,000 ऑन द साइनिंग द एग्रीमेंट। 10,000 रुपये उसी टाइम पेमेंट कर दिए, रह गए 24,000 रुपये। And the balance in 3 equal installments of rupees 10,000 each at the end of each year। कितने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, 3। 10,000 रुपये की एक है तो 30,000 हो गई, देने थे कितने, 24,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। गुड। नेक्स्ट आता है फिर बी लिमिटेड चार्जेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ए लिमिटेड राइट्स ऑफ 10% डेप्रिसिएशन per annum as depreciation on the reducing installment system। ठीक है, कि ए लिमिटेड राइट ऑफ करती है डेप्रिसिएशन 10%। आई थिंक यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कब परचेज किया था, 1 अप्रैल 2011 को। और आगे देखते हैं कि उसने कुछ सेल वगैरह है या कुछ भी है। ए लिमिटेड couldn't पे द इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन 31 मार्च 2013। अच्छा, तो पहले साल इंस्टॉलमेंट है कब ड्यू होगी, 31 मार्च 2012 में, क्योंकि 1 अप्रैल 2011 में खरीदी। एक साल की इंस्टॉलमेंट है, 31 मार्च 2012 में पहली ड्यू हुई, 31 मार्च 2013 में दूसरी ड्यू। इसका मतलब वो दूसरी इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पाया। ठीक है ना, एंड सेलर टुक पोसेशन ऑफ द मशीनरी, ओपन लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, और उसने गुड्स को वापस ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स वापस लेने की एंट्री हम कब करेंगे, 2013 में। तो पहले साल हमें कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी अकाउंट बनाई इन द बुक्स ऑफ परचेजर, तो उसने परचेज किया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड 34,000। बाय डेप्रिसिएशन लगा दिया कितना, 10% रेट से। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, 30,600 हो गया। कैरी फॉरवर्ड, अब 31 मार्च 2013 में पहुंच गए। जिस डेट पे गुड्स को सेल किया जाता है उसी डेट पे पहुंच जाओ और रुक जाओ। ठीक है, तो अब उस डेट तक हमारा सबसे पहले तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 30,600 के ऊपर 10% रेट से डेप्रिसिएशन। बात ये देखनी है बेटा कि गुड्स को कब वापस किया जा रहा है।
तो जिस डेट पे वापस किया जा रहा होगा उस डेट तक पहुंचो पहले, और फिर वहां तक का डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि इस डेट तक हमारे पास 30,600 की असेट बची हुई थी 1 अप्रैल 2012 में। 31 मार्च 2013 वाली किस्त वो नहीं दे पाया, तो उस टाइम पे डेप्रिसिएशन लग गया पूरा कितना, 1 साल का 3,060 रुपये। ठीक है, अब यहाँ तक करके इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, आगे चलो बी लिमिटेड का अकाउंट मेंटेन करो। ठीक है, इसको बैलेंसिंग नहीं बनानी, डेप्रिसिएशन लिख के छोड़ दो जगह, फिर आगे आओ बी लिमिटेड पे। अब बी लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड कौन था, वेंडर, उसने तो सेल की है, तो वो क्या लिखेगा, बाय मशीनरी अकाउंट 34,000 रुपये। डेबिट साइड में पहली एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट 2011 में अप्रैल 1 टू बैंक 10,000। ठीक है, रह गए 24,000, 24,000 पे 12% रेट से 2,880। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट दे दो 31 मार्च 2012 को टू बैंक 10,000 रुपये, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 16,800 रुपये। ठीक है, देन कैरी फॉरवर्ड, फिर अब उसके ऊपर इंटरेस्ट 16,800 पे 12% रेट से इंटरेस्ट। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट के टाइम पे ही वो नहीं दे पाया, तो इसलिए इसका जो भी बैलेंस होगा वही इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, और उसको हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो बेटा, बाय बैलेंस बी डी 16,800 क्रेडिट साइड में, 31 मार्च 2013 तक इंटरेस्ट हो गया 2,026, टोटल हो गया 18,906, इसको आगे ले जाओ। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट 18,906 रुपये, यहाँ तक समझ में आया जी। अब इस 18,906 को ऊपर वापस ले जाओ मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। 31 मार्च 2000 जहाँ हमने डेप्रिसिएशन छोड़ा था 3,060 रुपये, यहाँ से क्योंकि हमने बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट लिखा 18,906। ठीक है, बी लिमिटेड के अकाउंट में, तो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस उसको हम ले जाएंगे वापस मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बी लिमिटेड 18,906 रुपये। समझ आया ये पॉइंट, मतलब कहने का क्या था कि बी लिमिटेड ने उस मशीन को कितने में खरीदा, 18,906 रुपये में उसने उसकी वैल्यू लगाई, और 18,906 रुपये में उसने उसको वापस लिया। जबकि परचेजर की बुक में वो 30,600 माइनस 3,060 घटा करके वो नियर अबाउट 27,540 के करीब थी, परंतु वेंडर ने उसकी कीमत लगाई 8,906 रुपये। समझ आई बात, हेलो, हो गया कि अब 30,600 में से 3,060 और 18,906 घटा दो, बच गया बाकी लॉस। ठीक है, परचेजर को 8,634 रुपये का लॉस हो गया। ये तो था इन द बुक्स ऑफ परचेजर। अब वेंडर अपनी बुक में एंट्री करेगा, वेंडर ए लिमिटेड का अकाउंट बनाएगा। तो ए लिमिटेड का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हायर सेल, डेबिट में 34,000 लिखेगा, क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, बाय बैंक 10,000 रुपये, और फिर बाय बैंक पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये ड्यू। ठीक है, डेबिट साइड में इंटरेस्ट हो गया 2,880। आई थिंक ए लिमिटेड अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं, जहाँ वहाँ बी लिमिटेड का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस 16,800 रुपये, फिर देन कैरी फॉरवर्ड, फिर वही इंटरेस्ट हो गया कितना, 16,880 का इंटरेस्ट हो गया, डेबिट साइड में डाल देंगे 2,026। अब वहाँ पे जैसे हमने मशीन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, अब यहाँ वेंडर अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि उसने गुड्स वापस ली है, तो वो अपने यहाँ गुड्स रिटर्न से एंट्री करेगा। तो बाय गुड्स रिटर्न 18,906 रुपये। क्लियर जी। अब गुड्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किस में चला जाएगा, यहाँ क्रेडिट है ए लिमिटेड के अकाउंट में, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड हो जाएगा, और फिर वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा गुड्स रिटर्न का, क्योंकि ना तो इन्होंने इसके ऊपर कोई खर्च किया है और ना ही इस असेट को दोबारा से सेल किया है। क्लियर, क्वेश्चन देखेंगे, कहते हैं मेसर्स राज एंड ब्रदर परचेज अ मोटर कार फ्रॉम संजय ऑटोमोबाइल्स ऑन 1 अप्रैल 2011 ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, मेसर्स राज एंड ब्रदर्स ने परचेज किया एक मोटर कार
संजय ऑटोमोबाइल से 1 अप्रैल 2011 को। द कैश प्राइस ऑफ द मोटर कार वॉज ₹1,11,700। ठीक है। 30,000 वॉज टू बी पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। 1,11,700 हैं, 30,000 रुपये उसे टाइम पेमेंट कर दिए, तो रह गई कितने? 81,700। ठीक है। एंड द बैलेंस इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹30,000 ईच। 3 इंस्टॉलमेंट है 30,000 रुपये की, एक 30 तीना 90,000 हो गए, देने थे 81,700। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है। इंटरेस्ट एट द रेट 5% per annum is charged by the vendor. The purchaser had decided to write off 10% depreciation annually on the written down value method. इंटरेस्ट 5% रेट से लगाता है वेंडर। परचेजर ने डिसाइड किया है कि वो 10% रेट से डेप्रिसिएशन लगाएगा, और वेंडर इंटरेस्ट लगाता है 5% रेट से, सॉरी, वो 10% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। द परचेजर कुडंट पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2013। जो परचेजर है कुडंट पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2013। क्लियर? कि वो 31 मार्च 2013 को ड्यू होने वाले इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दूसरी इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पाया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यहाँ तक तो आई थिंक सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ आ गया होगा 31 मार्च 2013 तक, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ वेंडर टुक पोसेशन ऑफ द मोटर कार, और उस रेट पे क्या किया? मोटर कार को वापस ले लिया। एंड द वेंडर एस्टिमेटेड इट्स वैल्यू 55,000। वेंडर ने उसकी वैल्यू 55,000 रुपये लगाई और उस पर 4,000 रुपये और खर्च कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि वेंडर ने उसकी जो वैल्यू है मोटर कार की 55,000 रुपये लगाई है। ठीक है। तो यहाँ पे हायर परचेजर की बुक में देखेंगे पहले थी कितनी वैल्यू की, हायर वेंडर ने उसको 55,000 रुपये में लिया है, तो इससे हायर परचेजर को प्रॉफिट होगा या लॉस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। नो प्रॉब्लम। देखिए मोटर कार अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। टू संजय अकाउंट, संजय ऑटोमोबाइल्स 1,11,700। डेबिट क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, देन कैरी फॉरवर्ड 1 अप्रैल 2012 को, फिर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2013 को। यहाँ तक करके छोड़ दो, आगे आ जाओ फिर अगले अकाउंट पे, संजय ऑटोमोबाइल्स अकाउंट। बाय मोटर कार 1,11,700, डेबिट साइड में 30,000 रुपये ऑन द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट टू बैंक अकाउंट 1 अप्रैल को ही। देन क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट 1,11,700 में से 30,000 घटा दो, रह गए 81,700, उस पर 5% ब्याज। ठीक है। अब पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दो 31 मार्च 2012 में टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है इसलिए दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। देन क्लोजिंग बैलेंस। ओके। आगे फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर 55,785 के ऊपर फिर 5% इंटरेस्ट, देन क्लोजिंग बैलेंस। एक तरह से टू मोटर कार में हम लिखेंगे कितना? 58,574। क्यों? क्योंकि दूसरी इंस्टॉलमेंट तो वो दे ही नहीं पाया। ठीक है। अब ये 58,574 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ऊपर मोटर कार अकाउंट में बाय संजय ऑटोमोबाइल्स नेम से 58,574 रुपये ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। तो देखो 1,05,30 रुपये की थी जो सेट, उस पे इंटरेस्ट लग गया 10,000। ठीक है। 10,053 और 58,000, मतलब परचेजर के लिए जो वो असेट थी वो कितने की थी? 58,574 रुपये की थी। ठीक है। तो जो डिफरेंस रहा वो क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। एक तरह से लॉस हो गया 31,903 रुपये का। आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक। परचेजर की बुक में यहाँ भी अब बात करेंगे सेलर की बुक में। ठीक है। क्योंकि जो वेंडर है हो जाएगी, बट यहाँ पे एक पॉइंट और आया ना बेटा, कि उसने उसकी वैल्यू इतनी लगाई थी 55,000 में, है ना। बस ये नया पॉइंट है, इसमें और कुछ नहीं है। तो जो भी नया पॉइंट आता चला जाए जिस भी क्वेश्चन में, उसको अंडरलाइन करते चले जाओ, ताकि पेपर टाइम पे जब आप रिवीजन करोगे तो आसानी से आप लोगों को पता हो जाएगा कि ये इसमें नया पॉइंट है। ठीक है। तो राज एंड ब्रदर्स का करेंगे। तो सबसे पहले टू हायर सेल 11,700, और उसके बाद पहली जो साइनिंग द एग्रीमेंट 30,000 रुपये, तो फिर इंटरेस्ट हो गया 4,085 बाय बैंक, मतलब 31
फिर क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2012, फिर देन कैरी फॉरवर्ड और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक सेम बिल्कुल। फिर बाय गुड्स रिटर्न, ये लिखा है इन्होंने 55,000 रुपये। ये 55,000 रुपये क्यों? क्योंकि वेंडर ने उस मोटर कार की जो वैल्यू है 55,000 रुपये लगाई थी। समझ आई बात? अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करते, ये देख लेते, सारा का सारा गुड्स रिटर्न में डाल देते। अब इन्होंने यूं कहा है कि उसने वैल्यू लगाई है 55,000 रुपये में, तो डिफरेंस जो भी रहा, डेबिट साइड का बैलेंस है 58,574, उसमें से 55,000 घटा दो, बाकी जो हो गया वो लॉस हो गया। ठीक है, समझ आई बात? मतलब यहाँ पे जो वेंडर है, वेंडर के लिए तो एक तरह से बेनिफिट होगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू बुक थी 58,574 रुपये की थी बुक वैल्यू, और उसने लिया 55,000 रुपये में। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3,534 रुपये का प्रॉफिट। पर यहाँ पे क्योंकि राज एंड ब्रदर्स बना रहे हैं ना, इसलिए उसके लिए लॉस हो गया। अब गुड्स रिटर्न अकाउंट, तो ऊपर से हम सबसे पहले गुड्स रिटर्न में 55,000 रुपये गए थे, उसी को हम गुड्स रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 31 मार्च 2013 को टू राज एंड ब्रदर्स 55,000 रुपये। बाय बैलेंस सीडी हो गया 55,000, देन कैरी फॉरवर्ड ऑन 1 अप्रैल 2013 बाय टू बैलेंस बीडी। ओके, फिर अब उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि उन्होंने 4,000 रुपये उसके ऊपर खर्च किए हैं, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है ना, तो 4,000 रुपये और खर्चे हो गए। अब उन्होंने एक बात और लिखी है क्वेश्चन में, ध्यान से देखें कि लास्ट में लेटर ऑन दिस मोटर कार वॉज सोल्ड फॉर 64,000, बाद में जो ये मोटर कार थी वो बेच दी कितने में, 64,000 रुपये में। अब देखो, एक्चुअल में वेंडर के लिए जिसकी कॉस्ट आई थी 55,000 रुपये, 4,000 रुपये उसने उसके ऊपर और खर्च कर दिए, तो वो हो गए कितने, 59,000। अब उसने उसको सेल कितने में किया है, 64 में, तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय बैंक सेल्स 64,000 रुपये, तो बाकी जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ आई बात है? ये 55,000 रुपये में ली थी, 4,000 रुपये उस पर खर्च कर दिए, 59 हो गए, और अब उसको 64 में बेच रहा है, तो उसका जो डिफरेंस कितना हुआ, 5,000 रुपये, तो 5,000 उसके लिए, वेंडर के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। ओके, नेक्स्ट देखें, ऑन 1 अप्रैल 2010 चौधरी हरपाल सिंह परचेज फ्रॉम एस्कॉर्ट लिमिटेड अ ट्रैक्टर ऑफ रुपीज कैश प्राइस 2,22,000। ठीक है, 2,20,000 सॉरी, ट्रैक्टर परचेज किया गया 2,20,000 रुपये में। वेंडर कौन है, एस्कॉर्ट लिमिटेड, और चौधरी हरपाल सिंह कौन है, परचेजर। ठीक है, 20,000 वर पेड इमीडिएटली, 20,000 रुपये उसी टाइम दे दिए, रह गए 2,00,000, एंड द बैलेंस टू बी पेड इन द 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 50,000 ईच। लिख दिया 50,000 रुपये की 4 इंस्टॉलमेंट, 2,00,000 देने रह गए थे, तो 50 की 4 है तो 2,00,000 ही बने, तो इसका मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। आगे लिख भी दिया इन्होंने विद इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, साथ में इंटरेस्ट भी देना है 8% रेट से। क्लियर? The depreciation is to be charged at 10% per annum on written down value method। ठीक है, उसके बाद चौधरी हरपाल सिंह पेड 2 इंस्टॉलमेंट्स, उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट्स दे दी, मतलब पहले 2 इंस्टॉलमेंट दे दी, एनुअल इंस्टॉलमेंट थी, एंड फेल टू पे द थर्ड, तीसरी नहीं दे पाया, व्हेन द एस्कॉर्ट लिमिटेड टूक अवे द ट्रैक्टर बाय पेइंग टू हिम 90,000 इन कैश। क्या कहा इन्होंने कि 2 इंस्टॉलमेंट दे चुका था और वो थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, तो एस्कॉर्ट लिमिटेड ने वो ट्रैक्टर ले लिया और उसको पेमेंट कर दी 90,000 रुपये। ठीक है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ चौधरी, बस यहाँ पे वही है, वहाँ 55,000 रुपये में ली थी, यहाँ 90,000 रुपये में ले ली, बस आगे सेल नहीं की, बिल्कुल सेम पॉइंट है, देख लो। टू एस्कॉर्ट 220 बाय डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तीसरे साल में पहुँच गए जब तीसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, 1,78,200 की थी, डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ तक करके फिर आगे चलो, एस्कॉर्ट लिमिटेड अकाउंट बनाएंगे, टू बाय ट्रैक्टर 220, टू बैंक 20, बच गए 2,00,000, 8% इंटरेस्ट 16,000, टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 50,000 रुपये की विद इंटरेस्ट थी, तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो 16,000 आया उसको ऐड कर दो। 50,000 प्लस 16,000 टोटल हो गए 66,000। ठीक है, देन क्लोजिंग बैलेंस, फिर कैरी फॉरवर्ड। आगे फिर वही 1,50,000 पे फिर 8% रेट से इंटरेस्ट, देन कैरी फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट 50 प्लस 12 62, क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब 1,00,000 पे 8% रेट से 8,000। ठीक है, तो अब ये 1,08,000 रुपये बैलेंस बनता है किसका? एस्कॉर्ट लिमिटेड को पेमेंट करना। इसको ऊपर ले जाओ ट्रैक्टर अकाउंट में बाय एस्कॉर्ट लिमिटेड 1,08,000। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि उसको उन्होंने बाय कैश पेमेंट करके 90,000 रुपये में ले लिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है परचेजर को ट्रैक्टर के बदले में पैसे मिले हैं, तो वो क्या लिखेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रैक्टर, ये लिखेगा ना। तो 90,000 रुपये में एक तरह से उसने सेल कर दिया। तो बाय बैंक 90,000, ये पॉइंट नया है इसमें, बस इस पर क्लिक कर लेंगे या अंडरलाइन। और फिर डेबिट साइड में टोटल देखो, डेबिट का टोटल 1,78,200 था, क्रेडिट में 17,820 प्लस 1,08,000 प्लस 90,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया ज़्यादा 2,15,820। डिफरेंस निकालो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि परचेजर को प्रॉफिट हो गया 37,620 रुपये का। ठीक है, ऐसे फिर वेंडर की बुक में बना देंगे। उन्होंने किसकी बुक में एंट्री करने के लिए बोला था? क्वेश्चन में लिखा था उन्होंने सिर्फ चौधरी हरपाल सिंह की बुक में एंट्री करो। तो चौधरी हरपाल सिंह कौन था? परचेजर था, सिर्फ परचेजर की बुक में एंट्री करनी थी। ओके।